हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आपकी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 8, जिसका हम टॉपिक कर रहे थे उपभोग प्रवृत्ति, और आज हम करेंगे बचत प्रवृत्ति। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो दो चीजों का जोड़ है, सी जमा आई। जो ये निवेश है ये किसका बचत के कारण होता है। तो आज हम ये किसका है, एस में। तो इसके बारे में हम इसको सेविंग प्रवृत्ति के बारे में आज बात करेंगे। जो मनुष्य उपभोग कर लेता है, कुछ पैसा उपभोग का है, जो कंज्यूम होता है उपभोग हो जाता है, जो बचता है पैसा वो सेविंग करता है, वो प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, हम आज उसकी बात करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपकी प्रोस्पेंसिटी टू सेव, यानी बचत प्रवृत्ति क्या है। बचत प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि जो उपभोग प्रवृत्ति है वो उपभोग प्रवृत्ति उपभोग तथा आय का अनुपात है। आप बचत प्रवृत्ति है वो आपकी बचत प्रवृत्ति आय के विभिन्न स्रोतों पर आय के विभिन्न सूत्रों पर बचत तथा आय का अनुपात है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बचत प्रवृत्ति है वो एक अनुसूची के रूप में दी जा सकती है, जो कि आय के भिन्न स्तरों पर बचत को बताती है। जैसे हमने बताया था कि उपभोग में आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग तथा आय के अनुपात होता है, और बचत है वो आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात होता है। यानी उपभोग में आय के साथ और बचत में आय के साथ अलग अलग है जब इनका। जो आगे हम इस पर चलते हैं कि उपभोग बचत प्रवृत्ति जैसे दो प्रकार की थी, उसी प्रकार उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की थी, उसी प्रकार बचत प्रवृत्ति भी दो प्रकार की है। नंबर 1 औसत बचत प्रवृत्ति, और नंबर दो आपकी ये सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो ये दो प्रकार स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसी की तरह सबसे पहले हम बचत प्रवृत्ति और औसत प्रवृत्ति पर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जानेंगे। इसको कहेंगे हम APS। जैसे इसको हम ACP कह रहे थे, इसको हम कहेंगे APS। और इसका किसके ऊपर निकलती है, ये होती है वो C/Y था, ये S सेविंग बटे आय, सेविंग बटे इनकम। और इसी प्रकार ये आपकी क्या आएगी, NPS। C की जगह S हो जाएगा इसमें, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा S बटे डेल्टा Y। इस प्रकार होंगी दोनों। हम सबसे पहले जानते हैं कि औसत प्रवृत्ति क्या है। औसत प्रवृत्ति बचत तथा आय का अनुपात है। बचत तथा आय का अनुपात है, जो ये है बचत तथा आय का अनुपात है। और जो आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो आपकी
आय में होने वाले परिवर्तन के कारण सीमांत बचत में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यहां हम इस प्रकार लिख सकते हैं, परिवर्तन एस तथा परिवर्तन वाई का अनुपात। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम इनको आंकड़ों में लिखें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसकी बात करें, जैसे हमने वाई सी एस निकाला था। यहां पर आपकी वाई 100 है, $200 है। तो हमने उपभोग करते समय, उपभोग समझाते समय आपको बताया था कि ये 80 है। यदि उसने 80 रुपये सेविंग कर ली है तो अब बचत से एस कितना बचा उसका 20। 100 में से 80 खर्च कर लिए है तो कितना बचा 20। पहले हमने आपको बताया था कि यदि 200 है तो 120 रुपए खर्च कर लेता है तो उसके कितने बचे 80। अब हमारा सवाल यहां तक तो पहले क्लियर हो गया था। देखिए आपने यहां तक का इस हिस्से को यहां तक का ऐसा आपने क्लियर कर लिया था, इसलिए इस सवाल में हमें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इन आंकड़ों की जरूरत है। उपभोग प्रवृत्ति का लेसन कल मैंने वीडियो में कराते समय आपको समझाया था। तो आज हम इन दोनों का अनुपात के बारे में जानेंगे। यदि इसका अनुपात निकालेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा। तो आपने यदि एपीएस निकालना है, एपीएस या कहें एस बटे वाई निकालना है, तो आप इसको करेंगे 20 बटे 100, तो ये आ गया आपका 0.2। इसको करेंगे आप 80 बटे 200, तो ये कटेगा 40, 100, तो ये आपका आ गया 0.4। तो ये आपका हो गया जो आज आपकी सारणी है। क्या है आपकी, उसी में से बन रही है आपकी बचत प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति का जो बचा हुआ है उसमें से जो उपभोग हो गया उसका बचा हुआ बाकी शेष हिस्सा उसका है। इसी प्रकार यदि आप समझे, इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझें तो आप उसी प्रकार समझ सकते हैं। ये आप रेखा चित्र में बनाने का प्रयास करें और इसके ऊपर आप बनाएंगे नीचे क्या लेंगे आप, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, नीचे आप क्या लेंगे, नीचे लेंगे आप इनकम और ऊपर क्या लेंगे, पहले आपने उपभोग लिया था ऊपर, अब आप सेविंग लेंगे यानी बचत लेंगे आप। उसी प्रकार आप आंकड़े ले सकते हैं 40, 80, 120, बस 80 तक है। इसमें आंकड़े आपने ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और यदि आप लेंगे 40, 80, 120। आज आपका छोटा ही सवाल है इसलिए इसमें ज्यादा नहीं है। तो आपका यदि आय 100 है तो आपकी आय 100 यहां है, ऊपर जाएंगे और इसकी कितनी आपकी 20 है, ये नीचे ही रहेगा, यहां हो गया आपका ये। और इसके बाद यदि आपकी 80 हो जाती है तो 200 है, 80, 40, 80, 100, 120 आए और 120 के 40, 40 और 20, 120 आना चाहिए था, 120 और यहाँ 160 आना चाहिए और यहाँ 40 जोड़ेंगे 200 आना चाहिए। फिर 200 ऊपर जाएगी और इधर कितना है आपका 80 है। इस प्रकार यहां आपकी 20 है, ये ए पॉइंट है, ए बी है।
तो इस प्रकार देखिए ये जो सेविंग आपकी ऋणात्मक हो सकती है। जैसे हमने बात करी थी कि आपको भोग है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, कुछ न कुछ भोग जरूर होगा, कंज्यूम जरूर होगा, लेकिन बचत है वो आपकी माइनस में जा सकती है, ये आपकी माइनस हो सकती है, ये -40। तो बचत है वो आपकी माइनस, मेन बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो बचत है वो माइनस हो सकती है, जबकि आपका भोग माइनस नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं एपीएस। ये था आपका एपीएस, हमने निकालना भी सिखाया आपको, रेखा चित्र के जरिए सिखाया। अब हम बात करते हैं सीमांत की। सीमांत में सबसे पहले हम y लेंगे। अब वो आपका सिर्फ 2 नंबर ही रह गया, बाकी इसमें सबसे पहले आप सीमांत की परिभाषा जानेंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? आय में होने वाले परिवर्तन, y के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन, जो इनका अनुपात था, इस y के परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होता है उसके अनुपात को कहते हैं। अर्थात इसके अनुपात के कारण आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन का अनुपात। अनुपात से है, तो ये बात आपको अच्छे समझ में हो लेनी चाहिए कि ये परिवर्तन के कारण है। अर्थात आपको जैसे कि मैंने बताया था एमपीएस बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, अर्थात जो इसमें है वो जो इसमें परिवर्तन हो इसके कारण होता है। डेल्टा एस में परिवर्तन है वो डेल्टा वाई के कारण होता है। सीमांत प्रवृत्ति बचत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन आय में परिवर्तित होने वाले का अनुपात है। इस प्रकार हम इसे एक उदाहरण के जरिए भी समझा सकते हैं आपको, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था। इसमें y सी लिया था हमने, अब हमें सी लेने की जरूरत भी नहीं है। हमने पिछली बार की कंज्यूम कर सिखाना था आपको, इसलिए सी लेना हमारा जरूरी था। अब हम क्या लेंगे? बचत लेंगे, एस लेंगे। ये हमें सी लेने की जरूरत नहीं है, डेल्टा वाई ले लेंगे, हम परिवर्तन लेंगे। इसके आस लेंगे एस डेल्टा एस लेंगे, क्योंकि हमें आवश्यकता डेल्टा एस और डेल्टा वाई की है। जो भोग प्रवृत्ति थी वो मैंने कल आपको वीडियो में समझाया था। आज हमारा टॉपिक है बचत प्रवृत्ति का, इसलिए हम सिर्फ बचत सीमांत प्रवृत्ति की बात करेंगे। तो आय कल की तरह हम लेंगे 100, 200 और 300। पहली आय है तो परिवर्तित एस बचत है। पहले जो 100 है उसमें बचत हमने कितनी 20 ली है, 20, और अभी पहले दिया 80, और इसके बाद हम 80 के बाद दूसरा आंकड़ा इसका ले लेते हैं 150। आप सबसे पहले आप इनका अंतर निकालेंगे। इसमें अंतर निकालें आप, इससे पहले कोई रेखा नहीं, इसलिए कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर निकालें, इसका अंतर 100 आएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इसका अंतर 100 आएगा। अब इनका अंतर निकालें, इससे पहले कोई रकम नहीं है, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। इन दोनों में अंतर है वो आपका 20 में 80 में 20 गया 60 आएगा आपका, और इसमें अंतर निकालेंगे आप तो कितना है आपका 50 आएगा। तो छात्रों सबसे पहले आपको इस सवाल हल बचत सीमांत निकालने के लिए सबसे पहले आपको अंतर कर लेना जरूरी है। यहाँ अंतर आपका कितना आया 60, और यहाँ अंतर आपका 50 की बजाय 70 आएगा, क्योंकि 80 100 150 गया 70 बचेगा। अब हमने क्या निकालना है? एमपीएस, या इसको आप कह सकते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो इसको करें आप कैसे करेंगे? यहां आपका ये भी 0 ये भी 0, इन दोनों लाइन की जरूरत हमें, इसलिए डैश रहेगा। इसमें कितना 60 है, 60 बटे
हमारा 100 होगा, क्योंकि डेल्टा एस हमारा 60 है, डेल्टा 100 है, तो ये हमारा 0.6 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा रहेगा 100 है और ये हमारा 70 है, तो हमारा 70 बटे 100, 0 कट गया, ये हमारा 0.7 आएगा। ये आपको सबसे पहले सरल करना आना चाहिए, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार आप इसको आगे यदि आप रेखा चित्र के जरिए दिखाना चाहें, उसी प्रकार आप यहाँ बचत लिखेंगे या सेविंग लिख सकते हैं, या आय लिख सकते हैं, या इनकम लिख सकते हैं। यहाँ इसी प्रकार बांटे आप 40, या आपने कोई भी ली जा सकते हैं, 40 में 80, 120 और 120 के बाद है 40 160 और 160 40 200। ये आप इधर आप लेंगे 40, 80, 120, 160, आगे जरूरत भी नहीं है हमें इनकी, 160 तक आगे। तो इनमें हम दो तरीके से आपको दो आंकड़े ले लें, या तो आप इनका अंतर ले लें या आप इनका अंतर ले लें, इन वैल्यू में अंतर ले लें, तो आप दिखा सकते हैं किसी को भी। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमारा है वो 100 और 20 में है, जो हमारा अंतर है वो किस किस के बीच में है, 100 और 20 में है। तो आप रेखा चित्र पे देखें तो आप 100 और 20 कहाँ है आपका, ये आपका 100 बनेगा आपका 80 इसके भी मध्य में बनेगा, ये ऊपर उठाएं, और इधर आपका 20 नहीं बनेगा, नहीं हाँ 20 ठीक है। पहला परिवर्तन, और इनके बीच में डिफरेंस, दूसरा परिवर्तन इसका है, और इस दूसरा परिवर्तन आपका पहला तो ये हो गया, दूसरा 200 और 80 के बीच में। 200 का है आपका, ये ऊपर उठाओ, 80 कहाँ बनेगा, ये है, इसको उठाओ, ये हो गया, इनको मिलाओ, इस प्रकार आप देखते हैं कि जो एसएस वक्र है आपका, जो एसएस वक्र है वो आपका माइनस में जा रहा है, सीमांत भी एसएस जा रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे चित्र में OX पर और OY पर, OX आय पर तथा OY बचत को प्रकट कर रहा है, एसएस बचत वक्र है। इस वक्र के ए बिंदु पर सीमांत वक्र यदि आप निकालें, ए बिंदु कौन सा है इसका, ये है, ये आपका ए है और ये आपका बी बिंदु है। यदि हम इनको देखें तो हमारी सीमांत प्रवृत्ति कितनी है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा 100 आया, ये कितना है, ये 100 है, ये इसको कहीं आप, ये 100 है, और ये वाला कितना है आपका, ये वाला आपका हम शायद S60 है, अंतर जो हमारा 60 आया इन दोनों में, इसमें और इसमें, इसके बीच में अंतर कितना आया था, 100 आया आपका, और इसमें अंतर कितना आया आपका, 60 आया। ये 100 60 यदि आप सब करें 60 बटे 100, तो आपका कितना आ गया, 0.6 आ गया। इसी प्रकार यदि आप 300 वाला करें तो इसके आगे बढ़ाते जाए, इसी प्रकार आपका, और वो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार ये 150 के अगला देखा जाएगी। तो 120 इनके बीच में 150, यानी ये हमारा बढ़ेगा 30, ये इधर जाएगा और इधर से ये 300 पे जाएगा, 240, 280, 320, 300 भी यहाँ आएगा बीच में, ये आगे आ जाएगा। जो भी आपका पॉइंट आएगा आगे 150 फुट पर जाएगा। ये आपका सी बिंदु आएगा, सी बिंदु पर आपका जो अंतर है, ये अंतर है, ये अंतर आपका कितना है, ये भी आपका 100 आया है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक आपका कितना है, 70 आया है। तो आपका 70 बटे 100, 0 से 0,
0.7। तो मेरे ख्याल में इस प्रकार आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी छात्रों को। हम कल इसके एक वीडियो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर करेंगे। यदि आप चाहें तो आज भी एक दो सवाल इसके बारे में कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल हम कर लेते हैं आपके उदाहरण के लिए। मान लिया हमारी जो प्रोजे आय है वो 100 करोड़ है। कितनी है आय? जो प्रोजे आय है वो 100 करोड़। 100 करोड़ या 1000 करोड़ कहें आप इसको। 100 करोड़ या 1000 करोड़ ले लेते हैं। और इसमें जो उपभोग है वो 750 करोड़ है। तो आप बचत कितनी है? क्योंकि दोनों जो आय है वो इन दोनों का जोड़ होता है, तो ये आपकी 250 करोड़ है। अब आपको दोनों में से चाहे आपको कौन सी निकालनी हो, आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है तो आप बड़े आसान से निकाल सकते हैं। ए पी सी निकालनी है। ए पी सी के लिए क्या आता है? सी बटे, ये आपकी सी है, सॉरी ये आपका एस है, ये सी है और ये वाई है। तो आपका सी बटे वाई और 250 सॉरी 750 बटे 1000। 0 0 25 75 25 होगा 100। 3 बटे 4 या 3 बटे 4 को हम क्या कहेंगे? पॉइंटों में याद बदलें, इसको भाग दें तो ये आ गया आपका, या सीधे हम इसको 0.75, क्योंकि सीधे भी करें तो हम इसकी 0 दोनों 0 बट गया, ये हमारा 75 बटा 100 बच्चा 0.75, या इसको हम 300 400 बदलेंगे तो भी तो नहीं आएगा। अब आप बात करते हैं एपीसी के साथ ए पी एस। इसमें हमारा क्या था? एस बटे वाई। अब एस की तरह आपका 250 बटे 1000। 0 0 कट गई, वहीं आपका कितना है? 0.25, क्योंकि हम ये दशमलव लगाएंगे तो 2 अक्षर छोड़ के दशमलव लाएंगे, 2 अक्षर छोड़ के लगाया आपने 0.25 हो गया। ये था आपका क्यों कौन सा था? एपीसी। यदि हमने उपभोग प्रवृत्ति के बजाय सीमांत प्रवृत्ति निकालनी है, फिर कैसे निकालें? किसी सवाल के माध्यम से हम कर लेते हैं। ये तो था हमारा उपभोग प्रवृत्ति। अब सीमांत प्रवृत्ति के लिए हमें 2 आंकड़े चाहिए आय के। आय मान लीजिए से 2000 करोड़ हो जाती है और ये हमारा उपभोग हो जाता है, उपभोग हो गया हमारा मान लिया हम 1500 करोड़। 1500 करोड़। तो आपका जो ये बचत प्रवृत्ति कितनी बदलेगी? ये आपकी हो जाएगी, ये मान लिया हमारा कितनी बची बचत प्रवृत्ति? 0 0 5 500 करोड़। अब सबसे पहले हमें यदि निकालनी है डेल्टा एन पी सी, तो अपना सूत्र रहेगा डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, और हमने निकालनी है एन पी एस, तो आपका सूत्र रहेगा डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। अब इन दोनों को हम सरल करके देखते हैं एक बार। तो इनमें देखिए इसी सवाल के माध्यम से आपका डेल्टा एस कितना है इन दोनों में निकालना पड़ेगा। पहले आपने इन दोनों का 2000 में से 1000 करोड़ गया, आपका बच गया 1000 आय हमारी बच गई 1000 करोड़। तो नीचे तो आपका गया 1000 और ऊपर डेल्टा सी हमने उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है, तो इसका और इसका अंतर कितना? 750। तो ये भी वही आ गया 0.75, जो कि आपकी 0 कट गई। अब हमारे पास ये है कितना? ये 1500 करोड़ में से यदि आप 750 घटाएंगे तो आपके पास 750 ही बचेगा। पहले हमने ये लिया था, ये लेना। इसके बाद ये एपीसी निकालेंगे तो आपके पास क्या है?
500 और 200, 500 और 250, 500 में से 250 भी निकल गया आपका, ये आ गया 250, 250 ही बच गया, तो आपका 250 बटे 1000, तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.25। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इन दोनों का जोड़ MPC प्लस MPS हमेशा 1 होता है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप उत्तर पाएंगे 1, जो भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो भोग है उसका से आय में से भोग करने के बाद जो शेष बचता है वही तो MPS होता है, वही होता है। तो इस प्रकार आप देखें कि जो आप जोड़ेंगे, यदि इसी ये हमारा एक सूत्र हो गया, यदि हम इसको निकालना चाहें MPC बराबर है 1 माइनस MPS, और यदि आप MPS निकालना चाहें, इसमें MPS रखें, इनमें से एक चीज जाएगी, इधर माइनस हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। MPC निकालेंगे, इसी प्रकार दोनों की APC और MPC का होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मेरे ख्याल में काफी रहेगा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने एक सिंपल से उदाहरण के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया। इसके काफी सारे उदाहरण होंगे, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे आपने वीडियो के नीचे कमेंट में बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक की सहायता ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को कर पाएंगे, बचत प्रवृत्ति और उपभोग प्रवृत्ति को। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे भी साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।